Hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to discuss about the capital budgeting process. So this is the next video. In the previous video हमने ये देखा था कि कैपिटल बजटिंग में बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस, और हमने उसमें चार पर्पस देखे थे। एक था आपका सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर, दूसरा लॉन्ग टाइम पीरियड, तीसरा इरिवर्सिबिलिटी एंड चौथा कॉम्प्लेक्स डिसीजन। याद रखेंगे हमेशा, बहुत सारा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है प्रोजेक्ट्स को रिजल्ट देने में। उसके बाद में पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। एंड था फाइनल वन वाज द कॉम्प्लेक्स डिसीजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक प्रोसीजर्स। सो प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या है अगर आपको कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस इंक्लूड करना है। जैसे पुराने वीडियो में मैंने क्या बताया कि क्यों हम कैपिटल बजटिंग हमको प्रॉपरली करना चाहिए। इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वाले बेसिकली लेक्चर में हम ये देखेंगे कि करते कैसे हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो 6 स्टेजेस है, वो याद रखना आप। सबसे पहली स्टेज है प्लानिंग, दूसरी है इवैल्यूएशन, ठीक है, तीसरी है सिलेक्शन, उसके बाद में आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसके बाद में कंट्रोल करते हो और रिव्यू करते हो। एक एक करके मैं सारी स्टेज आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। पहले मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं मेरे करियर की बात करता हूँ, जब मैं 2012 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, तो मई 2012 का रिज़ल्ट था, वो आया था जुलाई 2012 में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके 2-3 महीने लग गए मुझे ये डिसाइड करने में कि मैंने करना क्या चाहिए। तो मैंने प्लान करना शुरू कर दिया था मेरे करियर के लिए। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि प्लानिंग करना। कि तो और मेरे पास में उस केस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी कि मैं जॉब पे चले जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ, मैं टीचिंग शुरू कर देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जॉब पे जाना आसान था लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम लग जाता था, 4-5 साल सेट होने में, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है मेरा सीए का, या मेरे पापा या फिर मेरे को फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। सो आई वाज द फर्स्ट वन टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद में टीचिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे इश्यूज गए। सो दैट वाज द प्लानिंग फेज, जहाँ पे मैं प्लान कर रहा था अपने करियर के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब आप सब प्लान कर लेते हो ना कि आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी भी, आप जॉब पे भी जा सकते हो, प्रैक्टिस पे भी जा सकते हो, और ये भी जा सकते हो, वो भी जा सकते हो। उसके बाद ये जो पहली स्टेप होती है, ठीक है, यहाँ पे देखना आप, मैं आपको बताता हूँ। द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आपके पास में जो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग स्टेज शुरू होती है। पहली स्टेज यहाँ पे शुरू होती है आपकी। अब सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, इवैल्यूएशन। जब आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ पता चल जाती है ना, तब आप हर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करके देखते हो कि चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, मैं जॉब पे चले जाता हूँ। जॉब पे जाऊँगा तो मुझे तकरीबन 7-8 लाख की जॉब लगेगी, ठीक है। 8 लाख रुपए तो बहुत ही अच्छी बात है यार, 50,000 से ऊपर, 60,000 से ऊपर मिल रहा है एक महीने में। किसी को क्या चाहिए रहता है, 60,000 रुपये इज़ अ गुड मनी। तो एक वो भी अच्छा लग रहा था, लुक्रेटिव ऑप्शन था काफ़ी। लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखता था मैं। कॉन्स क्या थे कि भाई यहाँ ठीक है, बोर भी हो जाऊँगा, एक ही एक काम रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, क्रिएटिव नहीं रहेगा बेसिकली। तो उसके बाद में मैं प्रैक्टिस के बारे में सोचता था। तो प्रैक्टिस में भी 10-1 लाख तक की इनकम के बारे में मैंने सोचा कि ठीक है यार, 10 लाख रुपए तक तो मिल ही जाएंगे। और लेकिन सेट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पहले के 2-3 साल जो है फिर से स्ट्रगल करो। 5 साल में सीए बनने में स्ट्रगल कर लिया, उसके बाद में 2-3 साल और प्रैक्टिस में स्ट्रगल करो। तो वो नहीं झेलाया जा रहा था। सो ये जो मैं कर रहा था ना, हर एक अपॉर्चुनिटी को वो मैं कर रहा था, इवैल्यूएट कर रहा था कि कौन सी अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है। ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। इवैल्यूएशन वाला जो फेज है, दिस फेज इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स रेंजिंग फ्रॉम द सिंपल पे बैक पीरियड और एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये आप आने वाली वीडियोस में देखोगे, ये दो मेथड्स, पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो द मोर सोफिस्टिकेटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, ये सब आगे देखोगे। तो इसमें जो वर्ड्स है ना, टेक्निकल वर्ड्स है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये सब जो मेथड्स है ये आगे आएगी हमको वीडियोज़ में, तब हम देखेंगे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन की बात करता हूँ। इवैल्यूएशन में मैं हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करता था कि चलो ठीक है, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या। फाइनली क्या हुआ, थर्ड स्टेप पे आया मैं। सबसे पहले मैंने प्लानिंग की, सेकंड मैंने हर प्लानिंग में जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली थी, हर अपॉर्चुनिटी को मैंने इवैल्यूएट किया। थर्ड स्टेप पे आया। थर्ड स्टेप इन दिस प्रोसेस इज़ सिलेक्शन। तीनों में से कुछ ना कुछ तो एक सेलेक्ट करना था, प्रैक्टिस, टीचिंग या फिर जॉब। सो फाइनली मैंने तीनों को इवैल्यूएट करने के बाद में सिलेक्ट किया कि भैया मैं जॉब पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। जॉब पे गया, पहले मेरा वो सिलेक्शन था।
5-6 महीने मैंने जॉब की। 5-6 महीने जॉब करने के बाद में मुझे लगा कि यार नहीं, कुछ तो पंगा है, मैं जॉब नहीं करना चाहता। ठीक है, जॉब नहीं करना चाहता, मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया। 5 महीने में डिसाइड कर लिया था जॉब छोड़ना। 6वें महीने में मैंने पेपर डाल दिए थे। पेपर डालने का मतलब ऐसा होता है कि क्विट करना, या आप जॉब से रिज़ाइन करना चाहते हो, ऐसा बोल रहे हैं। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा बोलते हैं, पेपर डाल दिया क्या। तो पेपर डालना, पेपर डाल दिया। 1 महीने का नोटिस पीरियड था। 7वां महीना मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया। उसी 2 महीने के दौरान मैंने फिर से स्टेप 1 पे चला गया कि यार अब मैंने क्या करना चाहिए। सो मैंने प्लानिंग की कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रैक्टिस और टीचिंग, ये 2 चीज़ें मुझे दिखती थी उस टाइम पे। और प्रैक्टिस टीचिंग दोनों को फिर से मैंने इवैल्यूएट किया, और फाइनली आया सिलेक्शन वाली स्टेप पे। देखा, कहीं आपके डिसीजन गलत होते तो आप सीधा वापस पहले स्टेप पे पहुंच जाते हो कि फिर से प्लानिंग करो, फिर से इवैल्यूएट करो, और फिर से आप सिलेक्शन करो। अब मैंने सिलेक्ट किया था टीचिंग को। 2013 अप्रैल का महीना था जब मैंने शुरुआत की। सिलेक्ट कर लिया मैंने टीचिंग, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस थी हमारी इम्प्लीमेंटेशन की। चलो भैया, आपने टीचिंग सिलेक्ट तो कर लिया, अब एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट तो करो। आप एक्चुअल में उसको रियल लाइफ में उसको लेके तो आओ। सिर्फ बातों से काम थोड़ी बनेगा। ये जो पहले 3 स्टेज है ना, प्लानिंग, इवैल्यूएशन और सिलेक्शन, ये काफ़ी ईजी स्टेज है। इसमें ना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। सिर्फ आपको ना इधर उधर से डेटा गैदर करना पड़ता है। तो मैंने कैसे इवैल्यूएट किया था टीचिंग वाले को सबसे पहले तो प्लान किया था, उसके बाद में मैंने इवैल्यूएट किया। तो इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस मैं बताता हूँ टीचिंग के लिए। तो प्रैक्टिस को भी इवैल्यूएट किया, टीचिंग को भी इवैल्यूएट किया। टीचिंग को किस तरह से इवैल्यूएट किया कि चलो ठीक है, मेरी सिटी में जाऊंगा मैं वापस, वहाँ जाके मैं एसएफएम पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट था। और वहाँ पे वैसे भी एसएफएम की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि एग्जिस्टिंग टीचर से बच्चे खुश नहीं थे। तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे ये चीज़, क्योंकि बच्चे खुश नहीं है एग्जिस्टिंग टीचर से, तो अगर मैं जाऊँ और मैं थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा लूँ तो फिर बच्चे मेरे पास आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने डेटा निकाला तो पता चला कि साल भर में 200-250 से बच्चे ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते। तो 250 बच्चों का रेवेन्यू मुझे एक साल में मिलेगा, ये मुझे लग रहा था। इवैल्यूएशन फेज बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में हर एक से फ़ीस कितनी ली जाएगी, हर एक से फ़ीस ली जाती थी उस टाइम पे। 2012-13 की बात थी। तो हर एक से उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं 5,000 रुपये चार्ज करूँगा। आई स्टार्टेड टेकिंग फीस ऑफ 5,000 रुपीज़। ओके, 5,000 से स्टार्ट किया। सो मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, 200-250 लोग आएंगे, 5,000 के हिसाब से चार्ज करूँगा। 2,000-2,500 मान लो खर्चे में भी चले जाएंगे। स्टाफ रहेगा, रेंट रहेगा, बुक्स वगैरह रहती, फिर बीच में खर्चा और ज़्यादा हो जाता। तो वो टोटल मेरे पास में 2,500-3,000 रुपये बचेंगे। सो 3,000 के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, 200 लोगों का तो तकरीबन 6 लाख रुपए हो रहे थे। शुरुआत करने के लिए ठीक था। इस तरह से मैंने इवैल्यूएट किया कि चलो ठीक है, यहाँ पे भी मैं 7-8 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वहाँ 2 लाख रुपए कम कमाऊँगा टीचिंग में, बट मैं खुश भी रहूँगा वहाँ पे और अपना कुछ करते भी रहूँगा। सो दिस वाज द इवैल्यूएशन फेज़। तो फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया कि टीचिंग के लिए जाना है, एंड देन केम द इम्प्लीमेंटेशन फेज़। मैं वापस अपने शहर में आया तो मैंने शुरुआत की। फिर मैंने बुक्स खरीदा। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में आप सारी रिसोर्सेस ना खरीद के लेके आते हो। आप लैपटॉप का जुगाड़ जमाते हो, आप कंप्यूटर का जुगाड़ जमाते हो, इंटरनेट का जुगाड़ जमाते हो, फिर आप बुक्स का जुगाड़ जमाते हो, पढ़ना शुरू करते हो, नोट्स बनाना शुरू करते हो, प्रिंटिंग करते हो, रेंट पे जगह लेते हो, आप मार्केटिंग करते हो, फिर बच्चे आते हैं उनको बुक्स देते हो, बीच बीच में और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ये सारा इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज़ था। अब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और अब आपका वर्किंग कंडीशन में आ गया। ये जो चौथी फेज़ है, यहाँ से आपका मार्केट में थोड़ा थोड़ा अब शुरू हो जाता है, बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक आपने रुकना नहीं है। इम्प्लीमेंट कर दिया इसका मतलब अपने आप पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं स्टेप है कंट्रोल। कंट्रोल करके रखना। क्या होता था मेरे टाइम पे, क्या होता था, जैसे कि मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो का चैप्टर पढ़ाया। पोर्टफोलियो का चैप्टर बढ़ाने के बाद में मैं, मतलब एक तो ये मेरा ये प्रॉपर जो ड्रीम है ये सक्सेसफुल हो, ये मैं चाहता था। और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी था। कंट्रोल करके रखने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास में बैठे हैं तो उनको कंट्रोल करके रखो, किसी को हंसी मजाक ना करने दो, ये सब नहीं। कंट्रोल करके रखना यानी कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, कहीं आपने गलत डायरेक्शन ली। सो शुरुआत में क्या होता था पता है उस टाइम पे, क्योंकि वी आर ह्यूमन, ओके, कोई भी वो चीज़ कर सकता है। तो गलतियाँ होती थी स्टार्टिंग में गलतियाँ होती थी, तो मैं उस चीज़ पे कंट्रोल करता था कि अगली बार ये गलतियाँ ना हो। मैं नए नए प्लान्स लेके आता था, मैं नए नए तरीके लेके आता था किसी भी चीज़ को समझाने के उस टाइम पे, और एक एक चीज़ एक एक बंदे को बैठ के समझाता था, तो जाके मज़ा आता था। सो ये कंट्रोल वाला फेज़ हो गया कि मैं खुद को लिबरल नहीं होने देता था। ऐसा नहीं कि भैया अब मैंने क्लास ले ली तो भाई आते जाओ जाते जाओ। अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बच्चों को सॉल्व करवाता था उस टाइम पे, कि बताओ
कई सारे बच्चे ऐसे रहते थे जो क्वेरीज नहीं पूछते थे, तो मैं जाके पूछता था कि भैया क्या हुआ, क्वेरीज क्यों नहीं पूछ रहे हो, या फिर आप पूछो पूछो कुछ तो पूछो, पूछो पूछो कुछ तो पूछो, ये ऐसा ऐसा करता था। तो बेसिकली दिस वाज अ कंट्रोल ऑन माई सेल्फ कि भैया मैं पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ। एंड द लास्ट स्टेज इज जब क्लास खत्म हो जाती थी तो आप उनसे फीडबैक लेते हो। फीडबैक लेने के बाद में आपको पता चलता है कि कैसे आपने काम किया, आपका ये वाला बैच सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। इसके बाद में नेक्स्ट बैच में वापस रिपीट करते हो चीज़ें आप, कंट्रोल और रिव्यू वाली, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल रिव्यू, फिर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल रिव्यू, फिर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल रिव्यू। पहले 3 फेज़ अलग, अभी 3 फेज़ अलग। रिव्यू के बाद आप इंप्रूव करते हो और अगली बार फिर से इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल कर। रिव्यू के बाद क्या होता है, आपको फीडबैक मिलता है। यहाँ फीडबैक मिलने के बाद में आपको अगर कोई अच्छे फीडबैक मिले तो ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बुरे फीडबैक मिले तो क्यों मिले, उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। फिर उसको सॉल्व करते थे आप इम्प्लीमेंटेशन फेज से नेक्स्ट वाली क्लास में। अब जो हो चुकी है उसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में फिर से इंप्लीमेंट करो, उस चीज़ पर कंट्रोल करो, फिर से रिव्यू लो, तो ये फीडबैक सुधरते थे। दिस वॉज द इंटायर प्रोसेस, और इस तरह से आप सक्सेसफुल बनते हो। ये 6 चीज़ें आप हमेशा याद रखना। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद में उन प्लानिंग में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे, उसके बाद में इवैल्यूएशन। देखो मैं आपको सारी स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहली स्टेप है प्लानिंग की। प्लानिंग करोगे, उसके बाद में आप इवैल्यूएट करोगे एक एक चीज़, हर प्रपोजल को इवैल्यूएट करोगे। प्लानिंग फेज में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो। इवैल्यूएशन में क्या होता है, उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगाते हो कि किससे कितना पैसा आएगा, किससे कितना पैसा जाएगा। थर्ड इज सिलेक्शन, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई एक आप सिलेक्ट करते हो। उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, उस पर कंट्रोल करके रखो, और आखिरी में रिव्यू लो। कैपिटल बजटिंग के प्रोसीजर में मैं बताता हूँ, ठीक है। कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस में मैं आपको कॉन्फ्रेंजा के बारे में बताता हूँ, बिकॉज कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है। ये तो मेरा एक करियर से रिलेटेड था, एक इंडिविजुअल परसेप्शन था। कैपिटल बजटिंग का ज़्यादा उससे लेना देना नहीं था, लेकिन मैं कॉन्फ्रेंजा की जो कंपनी मैंने सेटअप की तो उससे रिलेटेड बताता हूँ। सबसे पहले था प्लानिंग फेज़। मैं मेरे दोस्त के साथ में जहाँ पे पानी पूरी खाते हैं वहाँ पे बैठ के हम लोग डिसाइड करते थे कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया। हम लोगों ने 2-3 ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल थे। एक तो खुद की कंपनी स्टार्ट करना वीडियो लेक्चर्स के लिए, उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ पे काम करना, उसके बाद में हम 2-3 और होटल या फिर फूड से रिलेटेड भी डिस्कस करते थे कई बार। तो ये 2-3 चीज़ें हमने चालू की। उसमें से फाइनली तीनों को, चारों को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हम को प्लानिंग स्टेज में हमने इवैल्यूएशन किया उसको सेकंड स्टेज में। देन थर्ड स्टेज में हमने उसमें से एक चीज़ सिलेक्ट की, वो है वीडियो लेक्चर्स वाली, जो कि ईजी था, ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया उससे। ये इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि आरओसी, मतलब कंपनीज़ में एज अ कंपनी उसको रजिस्टर करवाना, जगह रेंट पे लेना, स्टाफ लाना, कंप्यूटर लाना, फर्नीचर लाना, वेबसाइट बनवाना आईटी वालों से, फिर उसकी मार्केटिंग करना, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज़ है। फिर कंट्रोल मेंटेन करके रखना कि भैया कॉन्फ्रेंस शुड बी अ मार्केट प्लेस जहाँ पे स्टूडेंट को अपनापन लग रहा हो, स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल रहा हो, स्टूडेंट शुड बी हैप्पी। तो ये चीज़ें मैं कंट्रोल करके रखता था स्टाफ के साथ में, कि कहीं किसी भी तरीके से आपने स्टूडेंट से बदतमीजी से बात नहीं करनी है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सर पे लेके आपने उसको सॉल्व करना है कैसे भी करके, और जहाँ मेजॉरिटी इश्यूज आते हैं वहाँ मेरे से डिस्कस करो, वी विल गेट बैक टू द सॉल्यूशन। सो ये कंट्रोल वाला पार्ट था। और बीच बीच में क्या होता था, जैसे कोई मेल देखता था, मेल्स वगैरह जैसे आप लोग मेल करते हो तो यहाँ से कोई रिप्लाई करता है मेरे यहाँ से स्टाफ से, तो उन पे मैं चेक करके रखता था। मतलब कभी कभी मैं मेल गो थ्रू कर लेता था कि ये क्वेरी का रिप्लाई इसने ये दिया, ये क्वेरी का रिप्लाई इसने ये दिया, स्क्रीनशॉट लेता था और उसमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करता था कि यार तुमने ऐसा रिप्लाई दे दिया बच्चे को, बच्चा तो कन्फ्यूज़ हो रहा है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या होता था, स्टाफ को पता चल जाता था कि यार मैं चेक रख रहा हूँ, मैं कंट्रोल रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। हर बच्चे को जब वीडियो लेक्चर गाइड जाती थी तो उनको ये लिखा हुआ होता था, लास्ट रिसॉर्ट में आप मयंक कोठारी को मेल करो। कुछ भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, स्टाफ हेल्प नहीं करता है या कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप मयंक कोठारी को मेल करो या व्हाट्सअप करो, मयंक कोठारी हेल्प करता करेगा। सो उस केस में बच्चे मेरे पास मेल करते थे, और जब मेरे पास मेल आ गया यानी मैं बहुत बड़ी बात समझता था और स्टाफ को फिर कंट्रोल में वापस लाता था। और उसके बाद में फाइनली रिव्यूज़, हम बच्चों से रिव्यूज़ लेते थे कि चलो ठीक है आप फीडबैक दो कि कंपनी कैसी है, मतलब टीचिंग नहीं, टीचिंग वाला पार्ट मैं अब अलग रख रहा हूँ, कंपनी का सपोर्ट कैसा रहा आपको, स्टाफ का सपोर्ट कैसा रहा आपको। सो ये सब चीज़ें कैपिटल बजटिंग वाली प्रोसीजर है। और इससे क्या होता है, इससे फाइनली कंपनी ग्रो करती है। कंपनी के एंगल से देखो तो कॉन्फ्रेंसा ग्रो करेगा। कॉन्फ्रेंसा, बिकॉज कॉन्फ्रेंसा इज बिल्डिंग ट्रस्ट, कॉन्फ्रेंसा इज नॉट रनिंग बिहाइंड द मनी, कॉन्फ्रेंसा इज फर्स्ट लुकिंग फॉर द व्हाट ट्रस्ट थिंग या वैल्यू थिंग, वैल्यू ऐड करना चाहती है, ना कि पैसा। स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली पैसा ऐड होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग पैसा ऑटोमेटिकली ऐड होता है उस टाइम पे।
सो ये सब चीज़ें हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में जो आपको याद रखनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 6 चीज़ें याद रखना, 3 फेज़ पहले 3 फेज़ बाद में, ठीक है। प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, ओके। प्लानिंग के बाद में उन सबको आप इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट करने के बाद में आंखें बंद करके वापस से एक बार बोलो, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। प्लानिंग में आप अपॉर्चुनिटीज़ डिसाइड करते हो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद में उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएट करने के बाद में आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से एक सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के बाद में उससे रिलेटेड मटेरियल लेके आओ, जगह लेके आओ, स्टाफ लेके आओ, इम्प्लीमेंटेशन करते हो। चौथी से स्टेप, इम्प्लीमेंट करने के बाद में सिर्फ वहीं पर रुक जाते हो क्या? नहीं रुकते सर, हम कंट्रोल करके रखते हैं और आखिरी में हम रिव्यू लेते हैं। दिस इज़ व्हाट द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज। इस वीडियो में ये 6 चीज़ें हैं, नोट डाउन जरूर कर लेना अपने बुक में। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में और नया डिस्कशन करेंगे। बाय बाय।